बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यहाँ पर अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में ब्लैक डे के हवाले से इकट्ठे हुए हैं। जैसा कि आपको पता है कि आज दुनिया के सबसे तासुब पसंद, दुनिया के सबसे एक्सट्रीमिस्ट, दुनिया के सबसे जालिम मुल्क इंडिया का यौम आज़ादी है 15 अगस्त, और इसको आज पूरी दुनिया के अंदर, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया के अंदर ब्लैक डे के तौर पे मनाया जा रहा है। इस मौके पे अलहमरा आर्ट्स काउंसिल की इंचार्ज एमडी मोहतरमा समन राय साहिबा की क़यादत में, जुल्फी साहब की क़यादत में यहाँ पर सरकारी तौर पे एक एग्जीबिशन का इंतज़ाम और इंतज़ाम किया गया, जिसमें इस फाशिस्ट मुल्क इंडिया के जुल्म और जबर को, खसूसन कश्मीर की आवाम के ऊपर, उसको एलेबोरेट किया गया है। पेंटिंग्स के ज़रिए से बताया गया है कि ये नाम नहाद सेकुलर जमहूरियत, जो पूरी दुनिया के अंदर अपने आप को सेकुलर जमहूरियत का दावा करती है, हकीकत में इसकी हैसियत क्या है इस माशरे की, इंडियन माशरे की, इंडियन मुल्क की, और खसूसन इस वक्त इंडिया की लीडरशिप, जिस हिटलर के पास, इस खित्ते के हिटलर के पास, नरेंद्र मोदी के पास, बीजेपी के पास और आरएसएस के पास, वो आरएसएस के जिसने अपने ही मुल्क इंडिया के बानी और खालिक गांधी जी को सरेआम गोली मार दी थी, जिस आरएसएस के अहलकार ने अपनी आरएसएस की लीडरशिप की इंस्ट्रक्शन पे, उस इंडिया का आज चेहरा यह है कि वही आरएसएस और वही बीजेपी आज बरसे इक़्तिदार है और पूरी दुनिया के अमन के लिए जो है वो खतरा बनी हुई है। सिर्फ इस खित्ते के अमन के लिए नहीं, आज इंडिया, इंडियन रॉ, इंडियन फौज, इंडियन एस्टेब्लिशमेंट, इंडियन मीडिया और इंडिया का नरेंद्र मोदी और इंडिया का बीजेपी नेपाल के लिए अजाब बना हुआ है, भूटान के लिए अजाब बना हुआ है, पाकिस्तान के लिए जुल्म जबर और दहशतगर्दी की अलामत बना हुआ है, जितने ममालिक बर्मा के लिए जुल्म और जबर का इस्तारा बना हुआ है, और चीन से जो है वो रोजाना छितर खा रहा है, रोजाना। और उसके बाद उनका इंडियन मीडिया सारा दिन चीन के खिलाफ टा 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 उन्होंने लगाई होती है। कर कुछ भी नहीं सकते उनके खिलाफ, लेकिन सारा दिन इंडियन रॉ की गोद में बैठ के वो इंडियन मीडिया चाइना के खिलाफ कब्बों की तरह कां कां और टा टा और चा चा इन्होंने लगाई होती है। ये इस वक्त, और फिर कश्मीर की आवाम पे पिछले 73 सालों से जो जुल्म और जबर और इस्तेहसाल और इस्तबदाद का बाजार गर्म किया हुआ है, और खसूसन पिछले 5 साल से ये जो नरेंद्र मोदी बरसे इक़्तिदार आया, जो बर्मला बांग्लादेश तक भी आज उसके खिलाफ उठ खड़े हुए हैं, बांग्लादेश की हुकूमत भी उसके जुल्म और जबर के खिलाफ। उस नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था फख्र के साथ कि मैं 1971 के अंदर पाकिस्तान तोड़ने के लिए मुक्ति बाहिनी का सिपाही था, मुक्ति बाहिनी का एहलकार था। ओपनली तस्लीम किया इंटरनेशनल लेवल पे कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर इंटरवीन किया था पाकिस्तान को तोड़ने के हवाले से। और यही इस इंडिया का और इस फाशिस्ट मुल्क का और इस फाशिस्ट माशरे का और इसकी सोसाइटी का और इसकी एस्टेब्लिशमेंट का तुर्रा इम्तियाज है कि ये इस खित्ते के हर मुल्क, चीन, भूटान, नेपाल, बर्मा, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान, उनके अंदर दहशतगर्दी इनकी इंडियन रॉ मुसलसल करवाती है, और फिर अपनी फिल्मों के जरिए से और अपनी बॉलीवुड के जरिए से बड़ी अय्यारी और मक्कारी के साथ और चांकिया की सियासत करते हुए, चांकिया की तालीमात के ऊपर अमल पैरा होते हुए सारा इल्जाम जो है वो मुसलमानों के ऊपर और पाकिस्तानियों के ऊपर थोपने की अपनी फिल्मों के जरिए से, अपने ड्रामों के जरिए से कोशिश करते हैं। तो मैं आज इस ब्लैक डे के मौके पे सबसे पहले कश्मीरी अवाम को खराज तहसीन पेश करूंगा। कश्मीरी अवाम के जिनके ऊपर जितना ये जुल्म कर रहे हैं, मैं कहूंगा इस नरेंद्र मोदी को कि कश्मीरी अवाम का ये नारा है, ये आजाद कश्मीर भी हमारा है, मकबूजा कश्मीर भी हमारा है,
اور सारे का सारा कश्मीर हमारा है इंशाअल्लाह। और मैं इस मौके पे वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब को भी खराज तहसीन पेश करूंगा कि जिन्होंने पाकिस्तान के सरकारी नक्शे में पूरा कश्मीर डालकर ये साबित किया कि कश्मीर की आवाम के साथ, कश्मीर के जवानों के साथ, कश्मीर की माँ और बहनों और बेटियों के साथ, कश्मीर के बुजुर्गों के साथ पाकिस्तान के वजीर आजम का भी दिल धड़कता है और पाकिस्तान की आवाम का भी दिल धड़कता है। और मैं उस नरेंद्र मोदी को कश्मीरी आवाम की तरफ से ये 22 करोड़ पाकिस्तानियों का मैसेज दूंगा कि दबा सको तो सदा दबा दो, बुझा सको तो दिया बुझा दो। सदा दबेगी तो हश्र होगा, दिया बुझेगा तो सहर होगी। इंशाअल्लाह कश्मीरियों के लिए भी सहर होगी और इनका गुरूब आफ्ताब इस नरेंद्र मोदी का होगा। और मैं कुछ बातें आखिर में इस नरेंद्र मोदी को और इस इंडियन एस्टेब्लिशमेंट को और इंडियन रॉ को और इंडियन मीडिया को कुछ इनकी अपनी जबान में, ये नरेंद्र मोदी आज से 5 साल पहले चुलबुल पांडे बनने की कोशिश कर रहा था और चुलबुल पांडे बन के आया मैदान में, लेकिन अपने जुल्म और अपने जबर और अपने इस्तेसाल की बुनियाद पे आज पूरी दुनिया में खलनायक के तौर पे जाना, माना, पहचाना और गर्दाना जाता है। और इस नरेंद्र मोदी का एक एक अमल, इसका एक एक जुल्म, इसका एक एक जबर, इसका एक एक इस्तबदाद, इसका बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर तामीर करने का एक्ट, इसका दिल्लत कौम जो हिंदुओं की छोटी कौमें हैं उनके ऊपर जुल्म और जबर और इस्तेसाल का रवैया, इसका सिखों के खिलाफ इंडिया के अंदर जुल्म, इसका क्रिश्चियनों के खिलाफ इंडिया के अंदर जबर, इसका पारसियों के खिलाफ इंडिया के अंदर जबर, इस खलनायक का ये सब जबर अमल इसका साबित कर रहा है कि नायक नहीं खलनायक हूं मैं, जुल्मी बड़ा दुखदायक हूं मैं, है प्यार क्या मुझको क्या खबर, मैं तो बस यारों नफरत के कायल हूं मैं, नफरत के काबिल हूं मैं। आज नरेंद्र मोदी और खलनायक इस खित्ते का, इस दुनिया का अपने अमल से साबित कर रहा है कि मैं नफरत के काबिल हूं, नफरत के लायक हूं। इसी वजह से पूरी दुनिया के अंदर उस नाम नेहाद चुलबुल पांडे जो इंडिया की 125 करोड़ आवाम को यह शो करके आया था कि मैं तुम्हारे लिए बड़ी रिस्क और रोजगार लेकर आऊंगा, 64,000 कोरोना के मरीज, जिस फाशिस्ट मुल्क का ब्लैक डे हम मनाने यहां जमा हुए हैं, 64,000 डेली के इस वक्त कोरोना के मरीज यहां पर जना आज तक इस इंडिया के अंदर रोजाना आ रहे हैं। दूसरी तरफ वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान का पाकिस्तान है। अल्लाह पाक के फजलो करम से, नबी पाक के सदके आज हमने कोरोना को फैलाव को कंट्रोल किया। तो मेरी इस नरेंद्र मोदी, इस हिटलर और इस खलनायक मोदी को यह गुजारिश है कि यह जुल्म और जबर और इस्तेसाल कश्मीरियों पे और अपने मुल्क के अंदर अकलीतों पे करना छोड़ दो। अपने मुल्क की इकोनॉमी और मईशत की तरफ तवज्जो दो। अपने मुल्क के अंदर लोगों को रोजगार देना शुरू करो। तुम्हारे मुल्क के अंदर 50% आबादी है जो सुबह उठती है और जाके रेलवे स्टेशनों पर और खेतों पे जाके जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक करती है। उनके पास शौचालय नहीं है, उनके पास वॉशरूम नहीं है, उनके पास बाथरूम नहीं है, और तुम जनाब प्रॉपर सरकारी सतह पे कैंपेन चलाते हो कि लोगों को शौचालय फराहम किया जाए, जिसको तुम बाथरूम कहते हो। शर्म से इस इंडिया को डूब मर जाना चाहिए कि इस 21वीं सदी के अंदर भी इनकी 75 करोड़ के करीब आवाम को अपनी रफ़ा हाजत के लिए वॉशरूम जो है वो अवेलेबल नहीं है, और ये रेल की पटरियों पे जाके सुबह उठ के सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। तो जनाब इस इंडिया से मेरी गुजारिश है आखिर में, आज इस ब्लैक डे को मनाते हुए, कि अपना इस जुल्म, जबर, इस्तबदाद का रवैया छोड़ के अमनो अमान की तरफ आओ। हम अपना बता दें बीइंग अ पाकिस्तानी, हम अपना बता दें बीइंग अ वर्कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हम अपना बता दें बीइंग अ तर्जमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। हम अमन के ख्वाह हैं, लेकिन यह अहले इंडिया याद रखें, यह पाक वतन है जहां अपनी और जान तो सबको प्यारी है। हमारा रवैया, हमारा एटीट्यूड सारी दुनिया देख रही है। FATF को भी सारी चीजें नजर आ रही हैं कि पीसफुल मुल्क कौन, पुरअमन मुल्क कौन और एक्सट्रीमिस्ट मुल्क कौन। हम करतारपुर राहदारी बना रहे हैं, हम मंदिरों के लिए करोड़ों अरबों रुपए के उनकी रिपेयर करने के लिए हम फंड रख रहे हैं। हम गिरजा घरों की तामीर और तरक्की के लिए हम सरकारी तौर पे सरपरस्ती कर रहे हैं। हम
ملک کے اندر اقلیتوں کی عزت اور وقار، اس 22 کروڑ پاکستانی، پاکستان کی حکومت، افواج پاکستان، وہ پاکستان کی انتظامیہ، پاکستان کی پولیس، پاکستان کی ہر سیاسی جماعت تصور نہیں ہے کہ کسی اقلیت کے خلاف کھل کر اوپنلی کوئی ظلم، جبر، استبداد اور زیادتی کر سکے۔ یہ ہے پاکستان۔ اور پھر عمران خان صاحب کا پاکستان، جس کے اندر کرتارپور راہداری آپ کو نظر آئے گی، جس کے اندر اقلیتوں کے لیے عزت، وقار اور احترام نظر آئے گا، اور دوسری طرف اس دھریندر مودی اور اس خلائق اور اس ہٹلر کا انڈیا آپ کو نظر آئے گا۔ اس موقع پہ انشاءاللہ اپنی بات کا خاتمہ کرتے ہوئے اس کے بعد سوال و جواب ہوگا کہ انشاءاللہ 21ویں صدی میں ہم پاکستان کو ایک پرامن ملک، اپنے پاکستانیوں کے لیے ہر شہری پاکستانی ہے، مسلمان بھی پاکستانی ہے، ہندو بھی پاکستانی ہے جو پاکستان میں رہتا ہے، سکھ بھی پاکستانی ہے جو پاکستان کا شہری ہے، پارسی بھی پاکستانی ہے جو پاکستان کا شہری ہے، ہر ایک کو یکساں حقوق حاصل ہیں، ہر ایک کو عزت، وقار اور روزگار کے اس پاکستان کے اندر، وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے پاکستان کے اندر، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کے پاکستان کے اندر یکساں حقوق حاصل ہیں۔ یہاں پر کسی سے بھی انڈیا کی طرح کی اور خلائق اور ہٹلر، دھریندر مودی کے انڈیا کی طرح کا وہاں پہ برتاؤ نہیں کیا جاتا۔ یہ ہمارا فخر ہے اور یہ ہماری ڈسٹنکشن ہے۔ بہت شکریہ۔ اچھا، یہ فرمائے گا چوہان صاحب کہ مریم نواز بی بی کو جب ضمانت دی گئی تھی تو میاں نواز شریف کی جانی کہ صحت جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھی، اس بنا پر ان کو جو ہے وہ ضمانت دی گئی تھی۔ اب وہ کافی عرصے سے باہر ہیں، تو کیا حکومت کی جانب سے ان کی ضمانت منسوخ کروانے کے لیے کچھ کیا نہیں جا رہا؟ کیا کوئی ڈیل چل رہی ہے یا کہیں پر ڈیل ہے؟ دیکھیں، ایک بات اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ اس وقت میاں نواز شریف صاحب کہ جو پاکستان کے اندر تاحیات بھی اور واحیات بھی نااہل ہوئے ہیں، وہ اس وقت جو لیٹسٹ پوزیشن ہے وہ مفرور اور مجرم حکومت کا کم اور عدالتوں کے زیادہ ہے، کیونکہ عدالتوں سے وہ ضمانت لے کے باہر گئے ہیں۔ تو اگر وہ باہر نہیں آ رہے تو اس وقت وہ عدالتوں کے زیادہ مجرم ہیں، نیب کی عدالت کے، لاہور ہائی کورٹ کے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے۔ تو وہ سارا پروسیس جو ہے وہ اس وقت چل رہا ہے۔ کووڈ-19 کی وجہ سے کچھ چیزیں میرا خیال اس وقت توجہ پوری ریاست کی اور ریاستی اداروں کی کووڈ-19 کے پھیلاؤ کو روکنے پہ لگی ہوئی تھیں، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ سارا پروسیس FIA والے عدالتوں کی کولیبوریشن سے کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ واپسی ممکن ہوگی۔ چوہان صاحب یہ فرما دیں، چوہان صاحب یہ فرما دیں۔ چوہان صاحب، 300 لوگوں نے خطے میں عراق کی بات کی، امن کے لیے خطرہ ہے، جو پاکستان میں مودی کے یار بیٹھے ہوئے ہیں اور جو برملا تسلیم کرتے ہیں، جنہوں نے نیب پر حملہ کیا کہ ہم ڈان لیکس کو آن کرتے ہیں، ہمارا یہ بیانیہ ہے، ان کو چھوٹ ہے۔ جب اپنے ملک میں ڈان لیکس ہوگی، وہ مجرم جو ہے انہیں سہولت دی جائے گی اور ذمہ داروں کا تعین بھی نہیں کیا جائے گا، تو پھر اس طرح کہ اپنے ملک میں امن کیسے ہوگا؟ فساد تو برپا ہوگا۔ نیب کا ایڈوینچر آپ نے دیکھ لیا ہے، تو مجرم تو بیٹھے ہوئے ہیں جاتی عمرہ میں، رائیویٹ میں، حکومت کے بقول جو ڈان لیکس فون کر رہے ہیں، تو کیوں نہیں پکڑتے آپ؟ کیوں کمزوری دکھا رہے ہیں ان کے خلاف؟ چوہان صاحب اسی کے ساتھ ایڈ کر لیں، 300 لوگوں پہ وواہ بی بی مریم پرچہ ہوا، 58 گرفتار کیے گئے۔ چیئرمین نیب تک بولے کہ جناب نیب کے ہیڈ کوارٹر آئینی ادارے پر حملہ ہے، اور اگلے روز ہی تمام ملزمان کی بڑے آرام سے بیل ہو گئی۔ وہاں باقاعدہ ایک ہنسی مذاق کا سین تھا۔ کیا اس ادارے کے اندر، ریاست کے اندر کوئی اور چیز ایکٹیویٹ ہو چکی ہوئی ہے کہ کہاں سے یہ اشارے آ رہے ہیں؟ دیکھیں، آپ نے سوال پوچھا کہ بیگم صفدر امان صاحبہ اوپنلی پاکستان کے سیکورٹی اداروں کے خلاف جو سازش تھی اس کو اون کر رہی ہیں۔ آپ نے یہ سوال پوچھا جو 2016-17 کے اندر جو ہے وہ ہوئی تھی۔ دیکھیں، بیگم صفدر امان صاحبہ کے انسٹرکٹر اور استاد اور اتالیق ہیں پرویز رشید صاحب اور محمود خان اچکزئی صاحب، جن کا ویسے ہی دل جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کم دھڑکتا ہے، اور پاکستان کے نظریاتی اور جغرافیائی جو دشمن ہیں ان کے ساتھ ان کا دل زیادہ دھڑکتا ہے۔ اس میں مجھے یہ الزام نہیں ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے۔ یہ وہی محمود خان اچکزئی ہے کہ جس نے پاکستان کا جھنڈا ہاتھ میں لے کے لہرانے سے انکار کیا تھا، اسمبلی کے اندر بھی اور اسمبلی کے باہر بھی۔ یہی پرویز رشید صاحب ہیں جن کی انسٹرکشن، جن کی تربیت، جن کی تعلیم کی وجہ سے، میں تو کئی عرصے سے یہ کہہ رہا ہوں، کئی ماہ سے کہہ رہا ہوں کہ اسی پرویز رشید صاحب کی تعلیمات کی وجہ سے بیگم صفدر امان صاحبہ نے اپنے والد صاحب کا اور اپنے خاندان کا ہستہ بستہ کاروبار، ہستہ بستہ اقتدار، ہستی بستی سیاست وہ اجاڑ کے رکھ دی۔
इसी परवेज रशीद साहब की यही तालीमात और वो जो सिक्योरिटी मैटर जिसके हवाले से आपने सवाल पूछा है, वो भी उस वक्त जो है वो इन्हीं साहब बहादुर जो इनके उस्ताद मोहतरम है, वो उन्हीं की तालीमात के ऊपर चलते हुए उन्होंने की थी। तो ये पूरी पाकिस्तानी कौम को पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है, और उसका इंजाम इन्होंने देख लिया और मजीद इंजाम मर्ज बढ़ता गया। जू जू दवा की के मजदाक बेगम सफदर अवान साहिबा और उनके उस्ताद परवेज रशीद साहब और हर उस फर्द को पाकिस्तान के अंदर इज्जत नहीं मिल सकती जो अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करेगा। आज मैं इस ब्लैक डे के मौके पे ओपनली बरमला सीना तान के दिन दिहाड़े चांद की रोशनी में, सूरज की रोशनी में, ये मैं बात कहूंगा कि अफवाज पाकिस्तान पूरी 22 करोड़ पाकिस्तानियों की इज्जत और वकार का इस्तारा और निशान है। अफवाज पाकिस्तान के साथ 22 करोड़ पाकिस्तानियों का दिल धड़कता है। आज पाकिस्तान के अंदर अमन है तो उसके पीछे वर्दी है। आज पाकिस्तान के अंदर मैं यहां पर हम सब खड़े होकर पुरसकून तरीके से अपने मुल्क की बात और अपने दुश्मन के खिलाफ बात कर रहे हैं, उसके पीछे वर्दी है। आज कोरोना वायरस कंट्रोल हुआ है, उसके पीछे वर्दी है। आज वजीरिस्तान के अंदर अमन है, उसके पीछे वर्दी है। आज हमारे बच्चे पुरअमन तरीके से स्कूलों में जाते हैं, उसके पीछे वर्दी है। आज कुलभूषण सिंह यादव नाकाम है तो उसके पीछे वर्दी है। आज पाकिस्तान पूरी दुनिया के अंदर FATF के हवाले से उस ग्रे लिस्ट से निकल रहा है तो उसके पीछे वर्दी है। तो जो वर्दी के खिलाफ साजिश करेगा, जो वर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के अंदर मुल्क दुश्मन ताकतों के हाथ में अनजाने में या जानबूझ के खेलते हुए अगर कोई साजिश करेगा तो जिल्लत, रुसवाई, जगहसाई, सियासी बेहयाई और कुछ उसके खाते में नहीं आएगी। चौहान साहब बता दें कि उनका नवाज शरीफ का ये कहना है कि मरियम नवाज का ये नारा है कि वोट को इज्जत दो। अब कौन है जो वोट को इज्जत नहीं दे रहा? हाँ, अच्छा, ये जो भी आपने वर्दी वाली तकरीर की है, इसमें यह है कि मुखालफिन कह रहे हैं कि आपके पीछे भी वर्दी है, उसका जवाब जरूर दीजिए। 22 करोड़ पाकिस्तानियों के पीछे वर्दी है, आपके पीछे भी वर्दी है जो आप खड़े हैं ना, आपके पीछे सवाल पूछ लिया, सवाल पूछ लिया, आपके पीछे वर्दी ना हो तो कुलभूषण सिंह यादव की तरह के जो करैक्टर और एक्टर और एलिमेंट है ना, वो सिर्फ दहशतगर्दी की सूरत में नहीं है, वो पाकिस्तान की सियासत से लेके, मीडिया से लेके हर शोबे जिंदगी के अंदर मौजूद हैं। वो आपको जीने ना दें, तो हम सारों के पीछे वर्दी है। अच्छा, जो क्वेश्चन, एक मिनट, जो क्वेश्चन आपने पूछा, क्या पूछा आपने क्वेश्चन? कि वोट को इज्जत दो करना। हाँ, वोट को इज्जत दो और वोटर को छितर मारो। ये है बयानिया बेगम सफदर अवान का और उस नवाज शरीफ साहब का जो ताहयात और वाहयात महलों के बाहर बैठे हुए हैं और इस वक्त मफरूर है। और भाई वोट को इज्जत दो ना, मैं 42,000 वोट लेकर आया हूं, इज्जत करो मेरी। बेगम सफदर अवान साहिबा, आप अपने वर्करों को कहो कि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब की, वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब की और मुझ नाचीज फयाजुल हसन चौहान की, सारे नून लीग के लोग अपने बयानिए के मुताबिक झुक झुक के कोरनश बजा के इज्जत किया करें, क्योंकि वोट को इज्जत दो। हम वोट लेकर आए हैं, मैं 42,000 वोट लेकर आया हूं, इमरान खान साहब लाखों वोट लेकर आए हैं, 4 जगहों से इलेक्शन 5 जगहों से जीत के आए हैं। तो अगर तो बेगम सफदर अवान और नून लीग, नाअहल लीग अगर अपने बयानिए में सच्ची है तो फिर जनाबे वाला घर बैठो आराम से खामोशी से, असम्बलियों के अंदर हमजा शहबाज साहब को और शहबाज शरीफ साहब को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी दो और खामोशी से जना ये 5 साल पूरे करो। अपनी दफा तो जनाब दूसरों को नसीहत और खुद मियां फजीयत। अब जब वोट को इज्जत देने की बारी आई है तो फिर आप उसके खिलाफ साजिशें करते हैं। आखिरी सवाल, चौहान साहब ये बताइएगा कि नैब ने जिला पंजाब उस्मान बुज़दार को भी बुला लिया, बादाम अफवाह भी जो है बन रहा है, तो बताइएगा क्या हटाने का जवाब ही नहीं बनाया जा रहा है? अच्छा जी, आखिरी क्वेश्चन है, खामोशी से सारे दोस्त सुन लें। पहली बात तो यह है कि पिछले कई APC का भी सवाल कर रहे हैं। पहली बात तो यह है कि मैं कई दिनों से यह बयान कर रहा हूं, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब को नैब ने बुलाया, एक डिस्टिंक्शन आपको नजर आई, एक फर्क नजर आया। एक तरफ आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन को बुलाया जाता था, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज साहब, एसर इकबाल साहब, राना सनाउल्लाह साहब, मियां जावेद लतीफ साहब, ठीक है जी, इन सारों को, आसिफ जरदारी साहब, बिलावल जरदारी साहब, सारे जाने से पहले कहते थे हाय मेरी अम्मी थे, हाय मेरी खाला, मुझे क्यों बुलाया, मुझे क्यों निकाला, ठीक है ना जी। ये सारी पश्तो और गजल सुन के जनाब कान पक जाते थे। फिर जिस दिन पेशी में जाना होता था
जनाब एक नई गजल आती थी, हमें नैब ने बुलाया है, अब यार खामोशी से सुने सारे, हमें नैब ने बुलाया है, इस वजह से क़यामत आ जाएगी, हमें नैब ने बुलाया है, इस वजह से जमहूरियत खतरे में पड़ जाएगी, हमें नैब ने बुलाया है, इस वजह से 18वीं तरमीम खतरे में पड़ जाएगी, हमें नैब ने बुलाया है, इस वजह से रियासत पाकिस्तान नौज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह जन्नत खतरे में पड़ जाएगी, हमें नैब ने बुलाया है तो पार्लिमानी सिस्टम खतरे में पड़ जाएगा। ये इस नरगसियत का शिकार होते थे। लेकिन वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने ऐसी कोई एक्टिविटी, ऐसी कोई अल्फाज, ऐसे कोई कलमात, ऐसे कोई जुमले अपने मुंह से नहीं निकाले। और मैं एज अ तर्जमान पंजाब हुकूमत और उनका तर्जमान, पिछले एक हफ्ते में एक लफ्ज भी आपने नैब के खिलाफ आपने हमारी तरफ से नहीं सुना। एक फर्क तो ये वाज़ेह है। दूसरा, अभी एक प्रोसेस चला है, अभी प्री मैच्योर है, ना वो मुलजिम है ना वो मुजरिम है। तो इंशाअल्लाह नैब की, आइन की और कानून की एहतराम करते हुए वज़ीर पंजाब अपना सारा फर्ज जो है वो अदा करेंगे। आखिरी सवाल, एपीसी ये बताएं कि अपोजिशन ने कहा कि हम एपीसी करेंगे, अब तक जो है वो मुहर्रम हराम आने वाला है, एपीसी नहीं हो रही, क्या देखते हैं होगी, कामयाब होगी या हुकूमत जाएगी, क्या समझते हैं? एपीसी, अलाइड पार्टीज फॉर करप्शन, ये मेरे ख्याल आइन के तनाजुर में 73 के आइन के तनाजुर में 74 जना हो चुकी हैं पिछले 2 सालों में। अलाइड पार्टीज फॉर करप्शन, मौलाना फजल रहमान साहब का यह बड़ा ही मरगूब और महबूब मशगला है। बाकी भी आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन जब नाकाम होती है तो गुस्सा जाके एपीसी पे निकालती है। इन तिलों में तेल नहीं है, ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ठीक है ना? सुने, और जो एपीसी का हशर आपने पिछली बड़ी ईद से एक दिन पहले मौलाना फजल रहमान साहब ने अपनी 2 दिन की ब्रोकरी और एजेंटी के बाद बड़ी मुश्किल से बिलावल जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब को इकट्ठा किया, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिरी 2 मिनट में सारी उनकी ब्रोकरी और एजेंटी का बेड़ा गर्क हो गया। कब? जब बिलावल जरदारी ने अपनी तरफ से चालाकी करते हुए कहा कि ये है शहबाज शरीफ साहब, हमारे बुजुर्ग रहनुमा, इनकी क़यादत में ईद के बाद एपीसी भी होगी और तहरीक चलेगी पीटीआई की हुकूमत के खिलाफ। तो आगे से शहबाज शरीफ साहब ने कहा, बिलावल जरदारी तू बच्चा लग रहा है मेरा, जितनी तेरी उम्र है उतनी मैंने सियासत की है। उसे कहा नहीं, मैं नहीं करूंगा, ये बिलावल जरदारी साहब है हमारी यंग क़यादत, ये एपीसी की क़यादत भी करेंगे और ये भी तहरीक चलाएंगे, मैं नहीं चलाऊंगा। तो हासिल वसूल, ठुस ठुस ठुस, बस वहीं पे ही आपकी सारी की सारी अफसोस और गुंचों पर जो बिन खिले मुरझा गए के मजदार, तहरीक का भी सत्यानाश हो गया, एपीसी का भी सत्यानाश हो गया। आखिरी बात कर दूं, 2023 तक इसी तनख्वाह के ऊपर सारे काम करेंगे।